नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब की बार पीटी पार के इस सीरीज में और आज दूसरा दिन है। कल हमने 1 से 20 तक के प्रश्न पढ़े थे। आज उसी टॉपिक के इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी के हम बात करेंगे 21 से लेकर के लगभग 40 तक के सवालों के, यानी आज भी हम 20 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। आइए बिना विलंब के चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, संघवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ टॉपिक है संघवाद। आप संघवाद से क्या समझते हैं, ये पूछा है। देखिए, संघवाद जो है ना, वो एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें केंद्र और प्रांत का समामेलन होता है या समाहित होता है। तो संघ में दो चीज़ें सम्मिलित होंगी, एक केंद्र सम्मिलित होगा और दूसरा प्रांत सम्मिलित होगा। यानी यूनियन की आप जब भी बात करेंगे तो इस यूनियन में सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये दो चीज़ें जहां मिल गई वो संघ बनेगा, वही से संघवाद बनेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों के पास संघ में थोड़ी ऑटोनॉमी होती है। क्या होता है? ऑटोनॉमी होगा प्रांतों के पास। स्वायत्तता कहेंगे इसे। क्या कहेंगे इसे? स्वायत्तता कहेंगे। तो अगर आपने संघवाद पढ़ लिया है तो आप एक बात और समझ लीजिए संघवाद में कि देखिए, संघवाद की अगर आप बात करेंगे, अगर आप बात करें फेडरलिज्म या यूनियनिज्म में, तो संघवाद में कुछ जगहों पे जहाँ पे फेडरेशन होगा वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होगा और जहाँ यूनियन होगा वहाँ सिंगल सिटीजनशिप होगा। यानी प्रांत की अपनी अलग नागरिकता होगी और केंद्र की अपनी अलग नागरिकता होगी। प्रांत की अपनी अलग नागरिकता होगी और केंद्र की अपनी अलग नागरिकता होगी। क्लियर है? तो आइए एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। यह एक संस्थागत प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है, जो केंद्र और प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है। बिल्कुल, देखिए, संघ को दो पार्ट में बांटा, बिल्कुल पहला सही है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। आपको मैंने बोला ना, ऑटोनॉमी होगा। सेंटर के पास तो सॉवरेनिटी है ही है, प्रांत के पास भी ऑटोनॉमी, यानी दूसरा भी क्या है? सही है। ठीक है। तीसरा कहता है कि लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। कई जगहों पर आपको मैंने कहा कि डुअल सिटीजनशिप होता है और कई जगहों पे सिंगल सिटीजनशिप होता है। अब निष्ठा का जहां तक प्रश्न है, देखिए, भारत यूनियन है, फिर भी महाराष्ट्र के लोगों में पहले निष्ठा महाराष्ट्र के प्रति भी है और भारत के प्रति भी है। बिहार के लोगों में बिहार के प्रति भी निष्ठा है और भारत के प्रति भी निष्ठा है। बंगाल वालों में बंगाल के प्रति भी निष्ठा है और भारत के प्रति भी निष्ठा है। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा कहता है कि केंद्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। गलत हो गया, चौथा गलत है। न्यायपालिका हस्तक्षेप हमेशा करेगी। केंद्र बनाम राज्य का मामला भारत में भी चलता है और अमेरिका में भी वहां का जो फेडरल कोर्ट है वो फेडरल से जुड़े हुए, यानी यूनियन या फेडरेशन और प्रोविंसेस से जुड़े मामलों को सुनता है। तो चौथा गलत है। पूछा आपसे वही कि कौन सा गलत है, तो चौथा गलत है। इसका जो सही आंसर है वो बी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, 22वां सवाल आपके स्क्रीन पे। भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक है। देखो, सेंटर तब मजबूत होगा जब सेंटर के पास ज्यादा पावर और राज्य के पास कम पावर होगा। सेंटर तब ज्यादा मजबूत होगा जब सेंटर के पास पावर ज्यादा होगा और स्टेट के पास पावर क्या होगा? पावर कम होगा। तभी जाकर के सेंटर आपका मजबूत बन पाएगा, वरना सेंटर मजबूत बनेगा नहीं। तो आइए बात करते हैं। तो कहता है किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण। जी बिल्कुल, आर्टिकल 2 की बात कर रहा है ये आर्टिकल 2 और 3 की बात कर रहा है कि संसद चाहे तो राज्य का नाम, उसकी भौगोलिक सीमाओं को बदल सकता है 3, और राज्य संसद चाहे तो नए राज्यों का गठन और प्रवेश कर सकता है आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 और 3 की बात कर रहा है पहला वाला स्टेटमेंट, और यही एक मजबूत सरकार की पहचान है कि भारत के लिए क्या कहते हैं हम लोग कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का, हाँ देखिए, हम लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा पॉलिटी भी पढ़ा दिया जाए इसी तरह से एमसीक्यू के माध्यम से। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कौन है? भारत, इंडिया। भारत में राज्य का विनाश हो सकता है, भारतीय संघ का विनाश नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। देखिए, आपातकालीन प्रावधान आपने पढ़ा होगा, 3 तरह के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात, ये 3 तरह के आपात हैं। और आपात भी होते हैं किस लिए? राज्य को मजबूत करने के लिए। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र को मजबूत करती है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार वह कार्य करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति और एकहरी प्रशासन व्यवस्था, जैसे आज हम आईएएस भेजते हैं
तो जो आईएएस होता है वो अल्टीमेटली भारत सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है। तो जो इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था है हमारे यहाँ वो भी इसी वजह से है। तो इसमें उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, डी इसका सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल भी समझ में आ रहा होगा। आइए अगला सवाल है 23वां सवाल, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 23वां सवाल कहता है कि कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यानी ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा यूनियन ऑफ इंडिया की विशेषता नहीं। क्या पूछता है ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा यूनियन ऑफ इंडिया की विशेषता नहीं है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बताइए भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या नहीं है? है, यस यस। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यस भारत में ये भी है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। तीसरा, संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये कह रहा है कि जो हमारी इकाइयाँ या जो हमारी राज्य हैं उनको राज्यसभा में क्या है, तो असमान प्रतिनिधित्व। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ जो है असमान प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि जहाँ पे राज्य बड़ा है वहाँ से ज़्यादा सीटें हैं, जहाँ पे राज्य कम वहाँ से राज्य का जनसंख्या कम, वहाँ पे सीटें कम हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ जो है सीटों का असमान वितरण है, सीटों का असमान वितरण, ठीक है। हाँ, जैसे बिहार में, यूपी में, कहाँ पे, राज्यसभा में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में, सब जगह के लिए राज्यसभा में अलग अलग सीटें हैं। कहता है यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम, ये गलत हो गया। ये भारत का नहीं, ये अमेरिका का है। अमेरिका में ये है, भारत में नहीं है। भारत में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत में मर्जर है। यूएसए में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। यूएसए में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में क्या है, इंडिया में राज्यों का मर्जर है। मर्जर यानी राज्य किसी भी सूरत हाल में संघ से अलग नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका में भाई कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। अब सिंपल समझिए, यूएसए में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो टूटेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो नहीं टूटेगा। मर्जर है यानी कभी टूट नहीं सकता है। ये 23वां सवाल और इसका सही जवाब है डी। चलिए 24वां सवाल देखते हैं हम लोग। दरअसल ये क्लास में अपने आईपैड पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि बार बार जो है सेंटर पे जाना, बार बार स्टूडियो जाने में थोड़ा सा दुविधा होती है। गर्मी बहुत है, बाहर धूप बहुत हो रही है, तो ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। 24वें प्रश्न पे आते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है। देखो, संसदीय स्वरूप के शासन में बहुत सारा लाभ है, और बहुत सारे लाभ में एक लाभ आपका क्या है, तो एक लाभ ये है आपका कि कार्यपालिका जो है वह विधायिका के प्रति क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी, उत्तरदायी रहेगी। तो पहला है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते, गलत है। ये प्रेसिडेंशियल है। ये किसका विशेषता है, ये प्रेसिडेंशियल की विशेषता है, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की विशेषता है, ठीक है। यह नीति की निरंतरता प्रदान करती है और अधिक दक्ष है। देखिए, संसदीय शासन नीति को निरंतरता प्रदान नहीं करती। क्यों नहीं प्रदान करती है, क्योंकि हर 5 साल पर जब सरकार बदलेगी तो नई सरकार आएगी, तो नई नई नीतियां लाएगी, और संसदीय व्यवस्था में हम दक्षता पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग जो पोर्टफोलियो मंत्रियों को देते हैं वो उनकी शिक्षा या उनकी योग्यता के अनुसार नहीं होता। इससे कई बार हमने 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाया। अब सोचिए कि राज्य का, देश का शिक्षा मंत्री 12वीं पास हो, तो हमने कहाँ उसके पोर्टफोलियो को उसके एलिजिबिलिटी से मैच किया, ठीक है। हमने एक सीए को दे दिया क्या, रेल मंत्री, वकील को दे दिया हमने कोयला मंत्री, ऐसा थोड़ी चलता है। तो संसदीय व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि हमारे यहाँ न तो नीतियों की निरंतरता होगी और न ही हम तो दक्षता की बात करते हैं, हम सामान्य की बात करते हैं। सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। बिल्कुल, देखिए कार्यपालिका तब तक कार्यपालिका रहे जब तक विधायिका में बहुमत रहेगा। क्या रहेगा, तो जब तक संसद में, या संसद की बजाय आप सीधा लिखिए विधायिका, तो जब तक विधायिका में बहुमत है, विधायिका में क्या है, मेजॉरिटी है, तब तक आपके पास कुर्सी है, तब तक ही आप क्या है, एग्जीक्यूटिव है, वरना कुर्सी खत्म। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदलता, गलत बात है। देखिए, कई बार हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए जब आज ही मैं पढ़ा रहा था यूट्यूब पे लाइव सेशन में पार्लियामेंट, और आपको उसमें मैंने बताया है कि मान लो कि प्राइम मिनिस्टर जो है बदल जाए, या प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए, या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, तो हम विपक्ष को मौका देंगे, तो बिना चुनाव के भी पीएम बदला जा सकता है, बिना चुनाव के भी सीएम बदला जा सकता है। बोले क्लियर है? तो इसका जो सही जवाब है उसका सही जवाब सी है।
25वें सवाल पर हम लोग चलते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आइए पढ़ते हैं इसमें से कि कौन सा है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के संरक्षण। नहीं, देखिए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण जो है आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, ठीक है। हाँ, नियंत्रण का अभाव ये भी आजादी नहीं है। इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर ये भी आजादी नहीं है। स्वयं को पूर्णतः, ये सही है। देखिए, आजादी का सही मतलब है कि लेट मी ग्रोन अप वंस अगेन, ठीक है, लेट मी ग्रोन अप नेचुरली। आपको नेचुरली ग्रोन अप होने का मौका मिल रहा है बिना किसी रोक टोक के। नेचुरली ग्रोन अप या होलिस्टिक डेवलपमेंट ही है, वही आपका क्या है, पूर्ण आजादी। एक व्यक्ति है जो पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक दशाओं में बिना किसी रोक टोक के क्या कर रहा है, विकसित हो रहा है, बिना किसी बाहरी नियंत्रण या दबाव के अगर वह निर्णय ले पा रहा है तो वह व्यक्ति आजाद है। जैसे आज भी हम अगर बात करें भारत में, तो आजादी के बहुत लिमिटेड मायने हैं भारत जैसे देश में, खास तौर पे महिलाओं के संदर्भ में। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, और मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप सबको पता है सारथी के नाम से चल रहा है। अगर आप कोचिंग कर चुके हैं और कोचिंग के बाद भी आप अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं हैं, तो आपको आवश्यकता है एक सारथी की जो आपके रथ को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाए। तो आप मुझसे मिले मेंटरशिप के लिए। यहाँ मेरे 2 नंबर दिए हैं, यहाँ यूट्यूब का और टेलीग्राम का आईडी दिया हुआ है। हम यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू की हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। डेली मेंस का प्रैक्टिस सेशन होता है, कॉपी चेक होती है। वीकली हम लोग गूगल मीट पे रिव्यू करते हैं और लगभग 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करके आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। आइए चलते हैं 26वें सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? कौन सा विशेषता है भारतीय संविधान का जो उसे एकात्मकता की ओर ले जाता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, एकल नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। यह है यूनिटरी विशेषता। एकल संविधान ये भी एकात्मक विशेषता है। एकीकृत न्यायपालिका ये भी एकात्मक विशेषता है। और संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन, ये संघीय विशेषता है। ये क्या है? ये संघीय विशेषता है, ठीक है। और आपातकालीन प्रावधान ये भी एकात्मक विशेषता है। तो 4 छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 और 5 भी इसका सही जवाब होगा। एक कौन सा विशेषताएं हैं और कौन सा पूछा है? एकात्मक विशेषताएं पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है वो चौथा छोड़ करके है, यानी 1, 2, 3 और 5, ये चौथा छोड़ दीजिए। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, द्वैध। देखिए क्या 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 आएगा संघीय में? संघीय में आएगा लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन जब भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी संघीय व्यवस्था में आएगा। डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट संघीय व्यवस्था में आता है। उसके बाद शक्तियों का विभाजन को बता ही दिया। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भैया कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है ना, तो ये भी संघीय व्यवस्था में आएगा कि जो संविधान कहेगा वही सही है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद आएगा क्या? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी अंग्रेजी मत कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में आपको सब कुछ दिया जा चुका है। और उसके बाद आएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और उसके बाद आएगा क्या? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बी था और ये आपने देखा। आइए चलते हैं 27वें सवाल की तरफ। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है और क्यों है? देखो यार, संसदीय प्रणाली की सरकार होने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए हम संसदीय सरकार हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वो भी कैसे? सामूहिक रूप से। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। और ये व्यक्तिगत रूप से, यानी एक मंत्री इंडिविजुअल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा, टुवर्ड्स लोकसभा एंड इंडिविजुअल किसके प्रति है? तो इंडिविजुअल व भारत के राष्ट्रपति के प्रति क्या है? एकीकृत तरह से इंडिविजुअल जो है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रति क्या है? जवाबदेह है। और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित नहीं। संसद संविधान में ये भी तो नहीं है संसदीय व्यवस्था का गुण, ठीक है। राज्यसभा ये भी नहीं है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 28वें प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? कह रहा है कि संस्थागत रूप में
कौन सा जो है वो निहित है। आइए देखा जाए। पहला कहता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम जब भी संस्थागत की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 163 और 164 ये जो है द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जरूरी है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य क्या हो, संसद के सदस्य हो। अगर वो नहीं है तो 6 माह के भीतर उन्हें संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा करने में विफल रहे तो उनकी मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। इसमें देखिए 3 आर्टिकल आपको मैं 2 आर्टिकल में पढ़ाता हूं आपको मैं। एक है 75(3) और एक है 75 का क्लॉज 5। 75 का 3 कहता है कि जो COM है वो कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और ये कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर है, ये जो 6 महीने वाला रूल है, वह बिना सांसद रहे केवल 6 माह तक ही मिनिस्टर रह सकता है। 6 मंथ के बाद उसे या तो सदस्यता लेनी होगी उसके भीतर, या तो उसकी कुर्सी जाएगी। जब तक मंत्रियों को संसद में विश्वास प्राप्त रहता तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। सवाल पूछा है कि कौन सा सिद्धांत है जो संस्थागत रूप से निहित है, और सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर है ए, 1 और 2। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। शासनाध्यक्ष हो सकता है, लेकिन राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए 28वें हम चलते हैं 29वें सवाल की तरफ। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये कथन है कि यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। संसदीय प्रणाली जो है वह आपको क्या प्रदान करेगी, और कह रहा है कौन सा सही नहीं है। भाई, संसदीय प्रणाली तो हर 5 साल में चुनाव होगा ना, 5 ईयर में चुनाव होगा, और 5 ईयर से पहले मिड टर्म चुनाव भी है। तो संसदीय प्रणाली की यही तो विशेषता है कि यह सरकार को जो है स्थिर नहीं रखती है। तो पहला तो गलत हो गया, तो विशेषता है ही नहीं। दूसरा कहता है मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों सही, तो सही है। हर मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो कोई और मंत्री हो, वह कार्यपालिका का तो सदस्य है ही है, वह विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। कैसे? आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 कि 6 महीने के भीतर अगर वह सांसद नहीं बना या वह विधायक नहीं बना तो उसका मंत्री परिषद से त्यागपत्र मान लिया जाएगा। तीसरा कहता है कि इसमें सरकार की नीतियों में निरंतरता बनाए रखा जा सकता है। कैसे बनाया जाए, तो आपको मैंने पहले बताया, तीसरा गलत है। देखिए, सरकार बदलेगी तो नीतियां बदल जाएंगी, तो सरकार की नीतियों में निरंतरता इससे नहीं बनाई जा सकती है। सरकार के बदलने के साथ ही साथ नीतियां भी बदल जाएंगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 और 3। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें पहला सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है, केवल 2 सही है। तो इसका सही जवाब बी है। आइए बात करते हैं 30वें सवाल की। ये 10वां सवाल है हम लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है? देखिए, संसदीय प्रणाली की विशेषता का आप जब भी बात कीजिएगा तो संसदीय प्रणाली में क्या होगा? बहुमत वाले दल का शासन, बिल्कुल सही बात है। और क्या होगा? तो जो है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है, सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। और क्या होगा? और इसमें दोहरी कार्यपालिका होगी, यानी मंत्री जो विधायक है वो कार्यपालिका में भी आएगा, जितने भी मंत्री हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों में आते हैं, ठीक है। तो दोहरी कार्यपालिका, बहुमत वाले दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व और शक्तियों का संतुलन, ये तीनों चीज इसमें रहता है। इसका सी सही है, 1, 2 और 3। शक्तियों का जो पृथक्करण है ये अध्यक्षीय प्रणाली में है, ये अध्यक्षीय प्रणाली का मुख्य विशेषता है। हालांकि हमने भारत में इसे अपनाया है, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली का मुख्य विशेषता है। इसका सी सही जवाब है, ठीक है। इसका सही जवाब सी है। आइए बात करते हैं 31वें सवाल की। 31st क्वेश्चन कहता है कि संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, संघवाद वाला प्रश्न हमने पहले कर लिया है, ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि संघीय और एकात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और कथन क्या क्या है? तो कहता है एकात्मक सरकार में लिखित संविधान होना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा कहता है एकात्मक सरकार में लिखित संविधान होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एकात्मक सरकार में लिखित और अलिखित संविधान दोनों हो सकता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। एक देश है फ्रांस, एकात्मक सरकार है। फ्रांस में एकात्मक सरकार में लिखित संविधान है और ब्रिटेन में अलिखित संविधान है।
तो ये इसमें दोनों हो सकता है एकात्मक सरकार में। एकात्मक सरकार अगर यहाँ पे है तो एकात्मक सरकार यानी यूनिटेरियन गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है जैसे फ्रांस, और नॉन रिटेन भी हो सकता है या अनरिटेन भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन, ठीक है। तो दोनों ही सरकारें यहाँ पे चल सकती हैं। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि संघीय सरकार में जो है संविधान सर्वोच्च होता है। जी, संघीय सरकार, जब भी आप संघीय सरकार की बात करेंगे तो हमारे यहाँ संघीय सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है, जबकि एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जापान में संविधान सर्वोच्च है, रिटेन है तो संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं, वहाँ पे परंपराएं प्रथाएं सर्वोच्च। क्यों? क्योंकि रिटेन तो है ही नहीं। तो दूसरा सही है। तीसरा कहता है एकात्मक सरकार में संविधान कठोर या लचीला हो सकता है। जी, एकात्मक संविधान में संविधान कठोर, जैसे फ्रांस का जो संविधान है वो कठोर है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है तो उसे बदलना आसान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लचीला है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं, उसे बदलना आसान है। तो इसका जवाब सी होगा, 2 और 3 दोनों होगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्या आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम, और ये सारी उसकी फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे। मेरा नंबर है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप कभी भी कॉल कर लीजिए, मुझसे बात हो जाएगी, ठीक है। 33वां प्रश्न है, यदि किसी देश को रिपब्लिक या गणराज्य कहा जाए तो इसका आशय क्या है? किस देश को गणराज्य कहा जाएगा? देखो, गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा। राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा तो गणराज्य है, राष्ट्राध्यक्ष अगर निर्वाचित नहीं है तो गणराज्य। जैसे भारत में क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन या रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। भारत में क्या है, भारत में रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक होने का मतलब ही है कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होना चाहिए, तो हेड ऑफ स्टेट आपके यहाँ इलेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्टेड, ठीक है। दूसरा कहते हैं राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित, बिल्कुल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कोई भी देश रिपब्लिक तभी होगा जब संप्रभुता जनता के हाथ होगी, और जब भी संप्रभुता जनता के हाथ होगी तो आपका प्रिविलेज क्लास नहीं होगा। तीनों सही है, डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 34वां सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि केंद्रीकरण प्रवृत्ति में यह कनाडाई संघ के मॉडल के समान है। भारतीय संघ, जी, भारतीय संघ में जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो हमने कनाडा से ही लिया है, कनाडा के संविधान से ही लिया है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि यह केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक ऊपरी सदन का प्रावधान करता है। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ स्टेट, बॉडी ऑफ स्टेट, राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है। तो केंद्र जो है वो राज्यों के मामले में अनुचित हस्तक्षेप करता है, तो उससे जो है राज्यसभा बचाती है। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। इसमें दोनों ही सही हैं। 35वां कहता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था की आप जब भी बात कीजिएगा तो आपको मैं एक बार पहले भी लिखवा चुका हूं कि संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक में क्या क्या होगा? तो संघात्मक में होगा डायरकी, ठीक है, या डुअल गवर्नमेंट। संघात्मक में क्या होगा? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। संघात्मक में क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी। संघात्मक में और क्या होगा? तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कठोर संविधान होगा। याद कर लीजिए, यही सब सवाल आता है जो एग्जाम में, जहां आप चारों खाने चित हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, क्या होगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। और क्या होगा? तो बाई कैमरलिज्म होगा। क्या होगा? बाई कैमरलिज्म। द्विसदनात्मक विधायिका होगी। अब देखिए कि द्विसदनात्मक विधायिका क्या क्या आपको दिख रहा है? तो दोहरा शासन सही है। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका संघात्मक शासन व्यवस्था की भूमिका में आएगा नहीं आएगा, ये बताइए। संघात्मक शासन व्यवस्था में कह रहा है कि क्या क्या है जो नहीं है, ठीक है, तो ये भी है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन भी होगा। केवल एकल नागरिकता, ध्यान दीजिएगा, एकल नागरिकता किसका लक्षण है? तो एकल नागरिकता जो है वो यूनिटरी का लक्षण है। किसका लक्षण है? यूनिटरी का लक्षण है, ठीक है। तो केवल 3, सी इज द राइट आंसर।
कौन से संविधान के संघात्मक लक्षण, देखिए सेम सवाल है, लिखित संविधान होगा, एकीकृत न्यायपालिका आपको भी बताया था मैंने, द्विसदनात्मक व्यवस्था आपको मैंने भी बताया था, और क्या बताया था आपको मैंने कि आपातकालीन उपबंध की बात हम लोग कर रहे थे, तो आपातकालीन उपबंध जो है वो भी होगा। क्या होगा, कौन सा संघात्मक व्यवस्था के लक्षण, रुक जाइए, लक्षण हैं, ठीक है। तो लिखित संविधान होगा बिल्कुल। एकीकृत न्यायपालिका जो है, एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक लक्षण है, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट, एकात्मक लक्षण भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पीछे देखा था संघात्मक, इधर देख लेते हैं हम लोग इस पेज पे एकात्मक। एकात्मक लक्षण में क्या क्या आएगा, तो एकात्मक लक्षण में आएगा सशक्त केंद्र, पावरफुल सेंटर, सशक्त केंद्र, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, और आएगा कि राज्य अनश्वर नहीं नश्वर राज्य होगा, नश्वर राज्य, डिस्ट्रक्टेबल प्रोविंसेस। और क्या आएगा, तो एकल संविधान आएगा। हाँ देखिए, एकल संविधान जो भी चीज केंद्र को मजबूत करेगी। और क्या आएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी, संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन। और क्या आएगा, आपातकाल, आपातकाल एकात्मक का लक्षण है। एकीकृत न्यायपालिका, जो भी चीज केंद्र को मजबूत करेगी, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, ये सब एकात्मक के लक्षण हैं। तो इसमें कौन कौन सा संघात्मक लक्षण है, तो देखिए लिखित संविधान जो है संघात्मक लक्षण है, द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं संघात्मक लक्षण है, ठीक है, बाकी सब एकात्मक लक्षण है। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं क्या करती है, सेंटर को मजबूत करती है, आपात उपबंध क्या करता है, सेंटर को मजबूत करता है, एकीकृत न्यायपालिका क्या करता है, सेंटर को मजबूत करता है। तो केवल 1 और 3 यानी ये है इसका सही जवाब सी, ठीक है। 37वां सवाल कहता है, आइए हम लोग बात करते हैं 37वें सवाल पे। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संसद किसी भी राज्य की को उसकी सहमति के बिना, संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य नहीं सौंप सकती, का कोई भी कार्य सौंप सकती, हाँ बिल्कुल सौंप सकती है। संसद जिस राज्य को चाहे जो चाहे वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है, और राज्य के लिए उसे मानना क्या है, अनिवार्य है, राज्य को मानना ही पड़ेगा, राज्य मानने से मना नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। जी, राष्ट्रपति जो है वो राज्य सरकार की सहमति लेगा, लेकिन संसद जो है राज्य सरकार की सहमति नहीं लेगा, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसका सही जवाब सी है। 38वां सवाल कहता है कि कौन सी सरकार संसदीय प्रणाली की विशेषता है। देखिए, संसदीय प्रणाली होने के लिए सबसे जरूरी क्या है संसदीय प्रणाली में, कि दोहरी कार्यपालिका। क्या होगी, दोहरी कार्यपालिका, ठीक है। फिर क्या होगा, कहा बहुमत दल का शासन, बहुमत दल का शासन। ये संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके अलावा राजनीतिक एकरूपता, राजनीतिक एकरूपता, ठीक है। इसके अलावा पीएम का लीडरशिप, किसका लीडरशिप होगा, पीएम का लीडरशिप। इसके अलावा लोअर हाउस क्या होगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, ठीक है, इतना चीज हो गया। अब ये सब संसदीय प्रणाली की विशेषता है। देखिए, इसमें बहुमत दल का शासन सही है, दोहरी कार्यपालिका सही है, सामूहिक उत्तरदायित्व भी इसमें क्या है, सही है। लेकिन शक्तियों का जो पृथक्करण है वो अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है, ये अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है। तो 1, 2 और 3 इसका सही जवाब सी होगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन जो है, एकीकृत न्यायपालिका व कठोर संघवाद को सशक्त करते हैं। देखिए, एकीकृत न्यायपालिका संघवाद को मजबूत करेगा, ठीक है। आपातकालीन प्रतिनिधित्व, जो आपातकालीन प्रावधान है, और एकल नागरिकता, ये जो 3 चीजें हैं ये संघ को मजबूत करेंगी। ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें जो है क्या करेंगी, तो 3 चीजें संघवाद को सशक्त, संघवाद को मजबूत नहीं, संघ को मजबूत करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3 चीजें जब संघ को मजबूत करेंगी, तो जब भी संघ मजबूत होगा, ध्यान दीजिएगा, संघ अगर मजबूत हो रहा है या केंद्र मजबूत हो रहा है तो संघवाद कमजोर होगा, यह ध्यान दीजिएगा। अगर संघ मजबूत हुआ है तो संघवाद क्या होगा, संघवाद कमजोर होगा। संघ मजबूत हुआ है तो संघवाद क्या हो जाएगा, संघवाद कमजोर हो जाएगा। संघवाद मजबूत कैसे होगा, जब केंद्र
बराबर राज्य। केंद्र बराबर जब राज्य होगा तो संघवाद मजबूत होगा, अदरवाइज संघवाद कमजोर हो जाएगा। तो कह रहा है संघवाद को सशक्त करना है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है, संघवाद को समझना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन सा संघवाद को सशक्त करता है, तो 2 और 5 बच गए, तो 2 और 5 संघवाद को सशक्त करते हैं, सी है सही जवाब। और आइए आखिरी प्रश्न आज का 40वां, कि कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है। इंडियन कन्फेडरेशन की बात करता है या इंडियन यूनियन की बात करता है, कि इंडियन यूनियन में कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान, गलत है। राज्यसभा में बताओ बिहार को अलग सीटें हैं, यूपी को अलग है, गुजरात को अलग है, महाराष्ट्र को अलग है, तो पहला गलत है। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं, बिल्कुल सही बात है। संसद जब चाहे तब जिस राज्य की सीमा में चाहे परिवर्तन कर सकता है, राज्य की सहमति उसके लिए मायने नहीं रखती है, और भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग आंतरिक और बाह्य रूप से, हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है, ये आप सबको पता है। हम अपने राज्यों के नागरिक नहीं हैं, हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। तो ये 40वें सवाल में 2 और 3 सही है, यानी इसका सही जवाब बी है। और इसी के साथ ये क्विज सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इस क्विज सेशन को सुनते सुनते आपको इसके रिप्लाई, इसके आंसर्स जरूर देने हैं, और हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पे एक और क्विज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।